ऐसी तेज होती बारिश में तकरीबन 25 सालों के बाद वे मिलेंगे, यह हैरत होती है सोचकर। ऐसी तेज होती बारिश में तकरीबन 25 सालों के बाद वे मिलेंगे, यह हैरत होती है सोचकर। वे मिले मुझे एक दवाई की दुकान पर, बारिश की बौछारों से बचते हुए। बरसों देखे गए उस चेहरे को भूलना असंभव था। बरसों देखे गए उस चेहरे को भूलना असंभव था। आप यहाँ कैसे? रोमांच से और थोड़े संकोच से भरते हुए मैंने पूछा। बहुत चश्मे के बहुत मोटे से शीशे के भीतर से झांकते हुए उन्होंने मुझे ताका और एकाएक आ गई मुस्कान के बीच कहा कि अब पहचान में दिक्कत होती है। आप विनय हैं ना, नोनी हाट वाले? पहचान लेने की खुशी उनके चेहरे पर पसर गई थी। अपने कपड़े का झोला संभाल कर कंधे पर चढ़ाते हुए उन्होंने मेरे दोनों हाथ थाम लिए। यहाँ डॉक्टर को दिखाने आए थे, सांस बहुत फूलती है अब। क्या आप यहीं रहते हैं गोड्डा में? अपनी रौ में बोले जा रहे थे। अपनी जात का डॉक्टर है पर रहम नहीं है जरा भी, गरीबों से भी पूरी फीस ले लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, अब ऐसा ही है, मैंने कहा। अधिकांश डॉक्टर अब किसी को नहीं पहचानते। फिर मन में कहा कि वे सिर्फ अब पूंजी को ठीक से पहचानते हैं, मनुष्य को नहीं पहचानते। अब तो दवा कंपनियां ही उनके रिश्तेदार हैं। फिर उन्होंने इस शहर तक पहुंचने की तकलीफ़ों का जिक्र किया। वो कुछ कुछ बोले जा रहे थे, जैसे कुछ बुजुर्ग अनवरत बोलते जाते हैं। इस बीच पास खड़े उनके बेटे ने कहा कि दोपहर की दवाइयाँ खा लीजिए, समय हो गया है। मैं अपने इलाके के उस डाकिये को याद कर रहा था जो उस समय तकरीबन 40-45 का रहा होगा। प्राय रोज ही आते थे मेरी डाक लेकर, सुस्ताते थे हमारी बैठक में। माँ उन्हें चाय पानी के लिए पूछती थी। अचानक उन्होंने मेरे परिवार के बारे में पूछा और कहा कि कितने बच्चे हैं आपके, वे कहाँ पढ़ते हैं, माँ कैसी है? मैंने जब कहा कि माँ अब नहीं रही, उनको गए 8 साल हो गए। बोलते हुए दुख की कौंध उनके चेहरे पर फैल गई। उन्होंने आकाश की ओर हाथ जोड़ते हुए मृत आत्मा को याद किया। फिर कहा कि नोनी हाट की पोस्टिंग अच्छी थी, अच्छे लोग मिले वहाँ। आपका घर हमें कभी दूसरे का घर नहीं लगा। फिर कहा कि नोनी हाट की पोस्टिंग अच्छी थी, अच्छे लोग मिले वहाँ। आपका घर हमें कभी दूसरे का घर नहीं लगा। एक बार अपने गांव की आखिरी बस छूट जाने के बाद मेरे घर उन्होंने रात गुजारी थी। इस प्रसंग को थोड़े भरे स्वर में उन्होंने 2 बार दोहराया। हमें इस बात का पता नहीं था। अपने रिटायरमेंट के बाद अपने गांव की पैतृक जमीन पर आम के 150 पौधों का एक बगीचा उन्होंने लगाया था। यह बताते हुए वे बेहद खुश दिखे। मेहनत करनी पड़ती है विनय बाबू, लेकिन 2.5-3 लाख सालाना आ जाता है आपसे। कितनी तरलता, आश्वस्ति और संतोष दिखा अपने उस आम के बागीचे के लिए। उनकी आंखें कह रही थी कि उन्होंने बड़ा काम कर दिया है अगली कई पीढ़ियों के लिए। फिर एक बेटे का जिक्र किया जो बीएसएफ में सिपाही है। बस उसी की चिंता लगी रहती है थोड़ी। गहरी सांस भरते हुए कह रहे थे, समय अब पहले की तरह नहीं रहा, अब वो बहुत ख़राब हो गया है। और ये छोटा वाला यहीं गांव की दुकानदारी करता है। और ये छोटा वाला यहीं गांव में दुकानदारी करता है। सब अच्छा चल रहा है विनय बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। वे सजल हो रहे थे।
हल्के कांपते हुए दोनों हाथ उन्होंने मेरे कंधे पर रखे और भावुक होते हुए कहा कि कभी आइए हमारे घर आम के दिनों में। एकाएक दवाई दुकानदार से मुखातिब होकर कहने लगे, ये नोनीहाट के हैं, हम पहले नोनीहाट में ही नौकरी करते थे, ये कवि लेखक हैं। यह सुनकर मैं झेंप रहा था और दुकानदार का चेहरा अच्छा अच्छा कहते हुए हल्की मुस्कुराहट से भरा था। इस समय मैं किसी और ही मनोदशा में था। उनकी बातें सुनते हुए एक कोलाज का बनना शुरू हो गया था, जैसे मेरे भीतर, जैसे आधे पौने घंटे की कोई फिल्म चल रही थी और मैं उसके भीतर था। उनके झुर्रियों से भरे हाथ, उनके झुर्रियों से भर रहे इन्हीं हाथों ने हजारों चिट्ठियाँ, पत्रिकाएं, किताबें, मनी ऑर्डर मेरे घर पहुंचाए थे कभी। अब तो कोई चिट्ठी नहीं आती। इलाके का डाकिया कौन है बरसों से नहीं जान पाया। हमने बारिश के बीच एक छोटी सी झोपड़ी में साथ चाय पी। उन्होंने अपनी नौकरी के दिनों और नोनीहाट के बहुत सारे लोगों को याद किया और भर आई आँखों को बार बार पूछते रहे। चाय पीते हुए उन्होंने फिर कहा कि आम के मौसम में आपका इंतज़ार रहेगा। मुझे लगा कि आम का बगीचा उनका स्वप्न था जिसे वे सबके साथ बांटना चाहते थे। बारिश थम रही थी। उन्होंने मेरे हाथों पर अपना हाथ रखा और जाने की इजाज़त चाहिए। स्टार्ट होती मोटरसाइकिल के पीछे संभल कर बैठते हुए आदतन उन्होंने नमस्कार किया। हल्की बारिश की हल्की होती बूंदों के बीच मैंने नजरों से ओझल होते देखा अपने प्यारे डाकिया शंकर साहब। बहुत अच्छी कविता।